हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इशू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो एक बार जाके देखिएगा ज़रूर, इससे आपका फ्लो बना रहेगा। आज हम भारत के यवन राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भारत पर विदेशियों ने आक्रमण किया था तो सबसे पहले हिंद यूनानियों ने किया था, उसके बाद शक आए, फिर पहलव आए और फिर कुषाण आए। तो सेल्यूकस नाम का जो शासक था उसने पश्चिम और मध्य एशिया के एक विशाल साम्राज्य को खड़ा किया था और उसने एंटियोकस प्रथम को इसका उत्तराधिकारी बनाया था। एंटियोकस प्रथम के बाद एंटियोकस द्वितीय आया। उसके शासनकाल में एक ऐसा विद्रोह हुआ जो बैक्टीरिया के विद्रोह के नाम से जाना गया। इस विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। ठीक है, तो बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डियोडोटस प्रथम ने किया था। भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था वो डेमेट्रियस नाम के शासक ने किया था। डेमेट्रियस को हिंद यूनानी शासक भी कहा गया और बैक्टीरियाई यूनानी भी कहा गया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और इसने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था और फिर अपनी राजधानी इसने शाकल में बनाई थी। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात जो शासक हुआ करता था वो मेनांडर था। मेनांडर जो था ना, उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे? नागसेन से। नागार्जुन इनके गुरु थे। इसने भी अपनी राजधानी शाकल में बनाई थी जो आज के आधुनिक सियालकोट में स्थित है। उस टाइम का शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था ये। मेनांडर ने जब प्रश्न पूछे थे नागार्जुन से और उनके उत्तर दिए थे नागार्जुन ने, वो आज भी मिलिंद पन्हु नाम की एक पुस्तक है जिसमें वे आज भी संग्रहित है। ठीक है, भारत में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन भी हिंद यूनानियों ने किया। सोने के सिक्के किसने चलाए भारत में? सबसे पहले हिंद यूनानियों ने चलाए। और भारत के सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के चलाए। और फिर क्या है, भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की एक प्राचीन कला चलाई गई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट आज के टाइम की जो गांधार कला है वो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, हेलेनिस्टिक आर्ट का। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात हुई। अब बात आती है, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन किया था जो आज की भारतीय नाट्य कला के विकास में जिसने योगदान किया है। पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए इसका जो नाम पड़ा वो यमनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये बात ध्यान रखने की है कि पर्दे का प्रचलन भारत में किसने किया था? यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन भारत में किया था। अब हिंद यूनानियों का जैसे जैसे टाइम खत्म होता चला गया तो शकों ने इनके ऊपर आक्रमण करके शकों का शासन हुआ भारत पर। और पहली शाखा शकों को 5 शाखा, शकों की जो 5 शाखाएं थी उसमें पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत और 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। ठीक है, अब बात आती है कि शकों का पहला राज्य कौन था? शकों का प्रथम जो राज्य हुआ था वो मोह हुआ था। मोह, ये नाम याद रखने का है कि शक पहला प्रथम जो शक राजा था वो कौन था? मोह था। शक मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए थे। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में एक विक्रमादित्य नाम का राजा आया जो उज्जैन के राजा ने शकों को पराजित किया। उज्जैन का राजा था ये। इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी ग्रहण की थी। और 58 ईसा पूर्व में ही एक नया संवत चलाया गया जो विक्रमी संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ भारत में। उसके बाद गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य के नाम से जाना गया था। ठीक है, फिर आया शकों का सबसे प्रतापी शासक। शकों का सबसे प्रतापी जो शासक हुआ वो हुआ रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन संस्कृत से बहुत प्यार करता था, संस्कृत भाषा मतलब काफ़ी प्रेमी था संस्कृत भाषा का वो। और इसने अपना सबसे पहले जो संस्कृत भाषा में ही अपना सबसे लंबा अभिलेख गिरनार जारी किया था। किसने? रुद्रदामन ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में सबसे जो लंबा अभिलेख है वो किसने लिखा था, किसके द्वारा जारी किया गया था?
रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जारी किया गया था। गिरनार वो अभिलेख था, ठीक है। और इसका जो रुद्रदामन प्रथम का जो शासन था वो 130 से 150 ईस्वी तक चला। गुजरात के एक बड़े हिस्से पर इसका कब्जा था और इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क यानी कि आधी शुष्क जो सुदर्शन झील थी उसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। और भारत में शक जो राजा थे वो अपने को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। अब धीरे धीरे शकों का अंत हुआ और फिर आए पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे जो प्रसिद्ध पार्थियाई राजा था वो था गोंडोफर्नेस और इसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। किसके शासनकाल में? राजा गोंडोफर्नेस के शासनकाल में। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था, ठीक है। इसके बाद पहलव के बाद आए फिर कुषाण। कुषाण जो थे वो यूची और तोखरी कहलाते थे। इनको यूची कहते थे और तोखरी। अब कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजुल कड़फिसिस था। कौन था कुषाण वंश का संस्थापक? कुजुल कड़फिसिस। इस वंश का ये सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। कौन? कनिष्क। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। इसने अपनी राजधानी फिरोजपुर में बनाई थी, फिरोजपुर या पेशावर। और कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा। कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाया था। और विक्रमी संवत किसने चलाया था? विक्रमादित्य ने। तो ये दो संवत फेमस हुए। शकों के काल में तो विक्रमादित्य नाम के व्यक्ति ने विक्रमी संवत चलाया और कुषाण के काल में कनिष्क नाम के शासक ने शक संवत चलाया, जिसे भारत सरकार आज भी प्रयोग में लाती है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति थी कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो कनिष्क बौद्ध धर्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। अब घुमा के पूछते हैं ना, जैसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि कनिष्क जैन धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे, करेक्ट और इनकरेक्ट, तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी था। कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंदी यूनानियों ने, ठीक है। लेकिन इन्होंने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। काफ़ी अच्छी मतलब स्वर्ण मुद्राएं, इनकी उत्कृष्टता काफ़ी उत्तम थी। आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था कनिष्क के काल में, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। तो कनिष्क का राजवेद कौन हुआ? आयुर्वेद का विख्यात चरक, जो महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। कनिष्क के जो दरबार में विभूतियां थी कौन कौन सी थी? वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक। तो ये विभूतियां थी कनिष्क के दरबार की। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था और इनकी पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई। और फिर कुषाण वंश का अंतिम शासक बना वासुदेव कनिष्क की मृत्यु के बाद। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे, यानी कि देवों के पुत्र कहते थे कुषाणों को। और ये उपाधि जो थी कुषाणों ने चीनियों से ली थी। चीनियों ने इनको ये उपाधि दी थी। और गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था, जो भारत में आज भी हमने पढ़ा था ना, गांधार शैली हेलेनिस्टिक आर्ट का सबसे उत्तम उदाहरण है। तो आज भी ये शैलियाँ भारत में प्रयोग की जाती हैं, गांधार शैली और मथुरा शैली। तो ये एग्जाम में
पूछा जा सकता है कि गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे और कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। तो काफ़ी कुछ इंतजाम था। कुषाणों ने रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार भी सबसे पहले चीन में ही हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। आज हमने पढ़ा है इनके बारे में, कुषाणों के बारे में, हिंदी यूनानी के बारे में, शकों के बारे में और पहलव के बारे में। आई होप गाइस आपको ये पसंद आए, और अगर पसंद आए तो आप इनको फॉरवर्ड ज़रूर करें आगे, और लाइक शेयर तो आप कर ही दोगे। सो थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, हेल्प एंड शेयर ईच अदर।